बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली को कितनी दफ़ा तहलील किया गया है और किसने तहलील किया और किन इख्तियारात का जो है इस्तेमाल करते हुए तहलील किया, ये आज की वीडियो हम डिटेल से देखेंगे। और पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली जो है वो 1947 में बनती है क़ायद आज़म के दौर में ही, और 1954 के अंदर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो है वो बना लेती है, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। और उसको बनाने में जो सबसे मेजर किरदार था वो मोहम्मद अली बोगरा का था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट में कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से गवर्नर जनरल के ओहदे जो है या उसके जो इख्तियारात हैं वो कुछ कम हो जाने थे। तो ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन्होंने 24 अक्टूबर 2054 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने ही नहीं दिया, आइन बनने नहीं दिया, और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। और इस तहलील के नतीजे के अंदर असम्बली तहलील हो गई, ख़त्म हो गई। मगर साथ मोहम्मद अली बोगरा को एज अ प्राइम मिनिस्टर और न्यू कैबिनेट को इंतखाब करके कंटिन्यू करने का कहा गया। तो ये फ़र्स्ट दस्तूर असम्बली जो है वो इस तरह तहलील होती है। इसको चैलेंज किया चीफ़ कोर्ट, सिंध की चीफ़ कोर्ट में, किसने? मौलवी तमीज़ुद्दीन जो कि प्रेसिडेंट थे असम्बली के। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये केस जो है वो जीत गए और असम्बली का तहलील को वापस लेने का जो है फ़ैसला सुनाया गया। मगर हुकूमत ने फेडरल कोर्ट के ऊपर फिर एक्शन लिया और फेडरल कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उन्होंने फ़ैसला सुनाया और तहलील को जो है वो बरकरार रखने का कहा गया। इस तरह यहाँ से सिंध की चीफ़ कोर्ट से तो जीत गए थे, बट फेडरल कोर्ट से ये हार गए केस, और मौलवी तमीज़ुद्दीन इस तरह जो है ये तहलील को नहीं बचा सके और तहलील हो गई। ठीक है हुकूमत। इसके बाद दूसरी दस्तूर साज असम्बली जो है वो 1959 के अवाइल में जो है, स्टार्ट में जो है वो इलेक्शन होने जा रहे थे। अब इस इलेक्शन के नतीजे के अंदर जो हुकूमत बननी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी थी। तो उस टाइम के जो सदर थे, प्रेसिडेंट थे सदर सिकंदर मिर्ज़ा, उनको खदशा हुआ कि भाई मैं जो है इससे भी जो है वो काफ़ी मेरी शिकस्त हो सकती है। तो उन्होंने असम्बली को क्या किया, बरतरफ कर दिया। और कैसे बरतरफ किया? 7 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया। अब जैसे मार्शल लॉ का ऐलान किया तो उसमें असम्बलियाँ टूट गई और सर फिरोज़ खान जो उस टाइम पीएम थे ये भी बरतरफ हो गए। अब सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपॉइंट कर दिया किसको? जनरल मोहम्मद अयूब खान को एज आ चीफ़ एग्जीक्यूटिव मार्शल लॉ। ठीक है, अब ये अपॉइंट कर दिया। तो इन्होंने कुछ ही दिनों बाद जो है वो सिकंदर मिर्ज़ा को भी भगा दिया, बरतरफ कर दिया, और ख़ुद जो है वो सदर अयूब मिर्ज़ा जो है वो प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट बन गए, सदर बन गए। तो अब इस तरह करके दूसरी साज़ असम्बली भी, दस्तूर साज़ असम्बली भी तहलील हो गई। तीसरी और चौथी असम्बली जो है वो बीडी के तहत यानी बेसिक डेमोक्रेट्स के तहत हुई थी, जिसमें आम बंदे को इंतखाबात देने की, वोट देने की नौबत नहीं आई। तो इसलिए तीसरी और चौथी असम्बली चूँकि इसकी अपनी मुंतखब करदा ही थी, तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे। इसको भी तहलील वक्त से पहले ही कर दिया गया था, इसने भी 5 ईयर पूरे नहीं किया दोनों असम्बलियों में। जी, तो फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। उसकी मेन रीज़न क्या थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उनको किसी ने अंदिया दिया कि अगर आप वक्त से पहले इलेक्शन करा दें तो आप जीत सकते हैं। तो इन्होंने 7 जनवरी 1977 को जो है पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया, और 10 जनवरी को सदर को मशवरा दे के फजल इलाही चौधरी को 7 मार्च को भाई हम इंतखाबात करेंगे, और असम्बली को क्या कर दिया? तहलील कर दिया। इस तरह कुछ माह से रह गई ये भी, 5वीं असम्बली भी अपनी मुद्दत 5 साल की पूरी ना कर सकी। जी, तो फिर इंतखाबात होते हैं 1977 में, जिसमें रिगिंग का इल्ज़ाम लगा देती हैं बाकी अपोजिशन जमातें और बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने लग जाते हैं। तो फिर जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ का ऐलान कर देते हैं, और मार्शल लॉ के नतीजे के अंदर दस्तूर साज़ असम्बलियाँ बिल्कुल मतलब कि इलेक्शन ही नहीं हो पाते। बट छठी दस्तूर साज़ असम्बली अगर कहा जाए तो वो जनरल ज़ियाउल हक ने अपनी बनाई हुई एक असम्बली बनाई थी जिसके अंदर नॉन इलेक्टेड पीपल थे, और 11 जनवरी 1982 में इसको वफाकी कौंसिल का नाम दिया गया, और 11 जनवरी 1982 में इसका पहला इजलास हुआ। और इस तरह कुछ पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई मार्शल लॉ के दौर के बाद। तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया, और फिर 25 फरवरी 1985 को इंतखाबात जो हैं वो करवाए गए, जो कि नॉन पॉलिटिकल, गैर जमाती जो हैं वो थे, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को नहीं थी, सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार ही उसमें हिस्सा लिया। तो इस तरह करके ये छठी दस्तूर साज असम्बली भी अपनी मुकम्मल मुद्दत नहीं कर पाई और अर्ली इलेक्शंस हो गए। 7वीं दस्तूर साज असम्बली की तहलील की वज़ीर आज़म बनी वो 2 दिसंबर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो बनी। तो उस टाइम भी प्रेसिडेंट अगेन ज़ियाउल हक अगेन जो है वो ग़ुलाम इसहाक़ खान ही थे, और
इसकी असम्बली को भी 6 अगस्त 1990 में 58(2)(b) का इस्तेमाल करके अगेन जो है वो गुलाम इसहाक खान ने असम्बली को तहलील कर दिया। जी, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनती है 24 अक्टूबर 1990 के इंतखाबात के बाद, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनते हैं 1990 में, 6 नवंबर 1990 में। तो ठीक 3 साल बाद जो है गुलाम इसहाक खान फिर 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हैं और जो है असम्बली को तहलील कर देते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं और ये जीत जाते हैं इलेक्शन, और असम्बली तहलील जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बहरहाल फिर कुछ ही दिनों बाद यानी 26 मई को असम्बली की तहलील वापस ले ली जाती है, बहाल कर दिया जाता है, और 18 जुलाई 1993 को वज़ीर आज़म फिर मशवरा दे के इस गुलाम इसहाक खान को कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन करवा लें, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं और फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली आती है, जिसके इंतखाबात 6 अक्टूबर 1993 में होते हैं, और पहला इजलास जो है 15 अक्टूबर 1993 में होता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि स्पीकर भी थे पुराने और अब PM भी रह चुके हैं, वो जो है 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली के स्पीकर बनते हैं, और 19 अक्टूबर को बेनज़ीर प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनती हैं सेकंड टाइम। और इस वक्त जो है 58(2)(b अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो 5 नवंबर 1996 में दोबारा 58(2)(b का इस्तेमाल करके जो है सदर फ़ारूक अहमद खान लगारी इसको भी असम्बली को भी तहलील कर देते हैं, और इस तरह 10वीं असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती। फिर जी 11th कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली आती है इलेक्शंस के दौरान, और वो अपनी चल ही रही होती है कि जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो इसको बरतरफ कर देते हैं, और फिर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उसके ज़रिए उन्होंने आइन को भी सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के अलावा सैनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सब चीज़ों को, जितनी भी हुकूमती नुमाइंदे थे सबको इसने बरतरफ कर दिया, और असम्बलियाँ भी टोटली किस्म की तहलील कर दी। तो इस तरह 11th जो कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी वो भी 5 ईयर पूरे नहीं कर पाई। इसमें जो एक बंदा था जिसको बख्शा था वो सिर्फ जनाब सदर जनाब मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब थे, उनको जो है रहने दिया था, बट बाद में इनको भी ख़त्म कर दिया गया था। 1999 के अंदर कौमी सलामती कौंसिल का भी क़याम किया गया, जिसका मकसद था कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी बाद में जो सदर बनेगा उसको भी मशवरे वगैरह दे। इसके ख़िलाफ़ जो है अगेन सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया। उसमें 2 नाम मशहूर हैं, MNA सैयद ज़फ़र अली शाह और स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श शुमरू। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा खटखटाया, तो अदालत ने 12 मई 2000 को ये अपना फ़ैसला सुनाया कि जो 12 अक्टूबर 1999 को हुआ ठीक है, और वो फ़ौजी कब्ज़ा दुरुस्त है, और 3 साल के अंदर जो है ये मुशर्रफ को ये हुक्म दिया कि आप क्या करें, इलेक्शन कराएं, री इलेक्शन कराएं। तो फिर इसके नतीजे के अंदर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली बनती है, और ये वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली थी पाकिस्तान की पहली जिसने जो है 5 साल पूरे किए, 5 ईयर्स अपने पूरे किए। तो किस आर्टिकल में लिखा है 5 ईयर्स पूरे लिखेगा, तो ये 5 ईयर मुकम्मल करने का जो बयान लिखा हुआ है ये आर्टिकल 52 लिखा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 12वीं दस्तूर साज़ असम्बली ने आर्टिकल 52 के तहत आइनी मुद्दत अपनी पूरी की और 5 साल पूरी की, मगर इसमें वज़ीर आला जो थे वो भी जो हैं वो वज़ीर आज़म जो थे वो भी 3 आए, जिसमें ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, फिर चौधरी शुजाअत हुसैन और फिर शौकत अज़ीज़। इस तरह इन 5 वज़ीर आज़म के साथ इस आइनी दस्तूर साज़ असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की। इसके बाद 2008 में इलेक्शन हुए और पाकिस्तान पीपल पार्टी का दौर आता है, उसके अंदर भी 52 के तहत आइनी मुद्दत ये पूरी करती है, बट 58(2)(b का 18वीं तरमीम से हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है कि सदर के पास अब इख्तियारात नहीं हैं कि वो ये कर सके। तो 2008 से 2013 तक ये इन्होंने 5 साल हुकूमत की, जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी वज़ीर आज़म आए और राजा परवेज़ अशरफ भी आए। इससे अगली जो है वो 14th दस्तूर साज़ असम्बली है और इसने भी 5 साल अपनी मुद्दत पूरी की आर्टिकल 52 के तहत, और इसमें मियाँ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं ये वज़ीर आज़म रहे। ठीक है, उसके बाद 15th कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली आती है 2008 के इलेक्शन के बाद, और उसमें 17 अगस्त 2018 को इमरान खान एज आ प्राइम मिनिस्टर जो है वो हलफ उठाते हैं। फिर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होती है जो 3 अप्रैल 2022 को जो है वो पेश होना थी कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें डिप्टी स्पीकर जो है कासिम सूरी वो इसको आइन से गद्दारी मुकर्रर करते हुए मुस्तरद कर देते हैं, और उसके ठीक कुछ ही घंटे के बाद इमरान खान के मशवरे पर आरिफ अलवी जो है वो आर्टिकल 58 का इस्तेमाल करके असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं, जिसको लाजमी बात है कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी उसको जो है वो चीफ़ जस्टिस जो है उसने अज़ खुद नोटिस लिया और उसकी सुनवाई के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील कर दिया। फिर 7 अप्रैल 2022 को एक तारीखी फ़ैसला आता है जिसमें इस रेजोल्यूशन को, इस तहलील को जो है वो कुलअदम करार देकर
दोबारा अदम एतमाद की वोटिंग जो है वो करवाने का फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट, और इसमें इमरान खान जो है वो अदम एतमाद नहीं ले सकते और वो एज अ पीएम जो है वो नहीं रहते। और फिर कुछ एक दिन बाद जो है वो नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सामने आते हैं, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ही असम्बली के अंदर दो हुकूमतें अपनी कर रही थी। पहले कोई और हुकूमत थी, फिर अपोजिशन हुकूमत में बन गई। ये सीन पहले हुआ। तो ये थी पाकिस्तान की कौमी असम्बली की हिस्ट्री, और आई होप सो कि आपको समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा सुनने का। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हेयर इज़ आवर नंबर, आप हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। तमाम ग्रुप्स जो हैं वो पेड हैं। दैट्स इट। तमाम पॉलिटिकल सिस्टम की वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, अदर एपिसोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, और चैनल आपको सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। दैट्स इट। रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।